द लेक्चर। ओके चलो, तो अपन ने लास्ट टाइम क्या किया था? हीट कंडक्शन पढ़ा था अपन ने। तो डेफिनेटली अपन अब अपन देखते हैं कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, अभी किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस अगर अपने को करना हो तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए, मैथमेटिकल रिलेशंस चाहिए, और इन मैथमेटिकल रिलेशंस जो है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है मैकेनिक्स में सॉल्व करने के लिए, तो तुमको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम है तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहां जो हीट ट्रांसफर का एनालिसिस अपन करने वाले हैं वो अलग अलग वेसल्स, अलग अलग शेप और साइज के कंपोनेंट्स में से, इक्विपमेंट्स में से हो रहा है। तो मे बी वो आपका कंपोनेंट जो है वो एक प्लेन बॉल हो सकता है, बॉक्स टाइप कंपोनेंट हो सकता है, मे बी आपका कंपोनेंट जो है वो एक सिलेंड्रिकल पाइप हो सकता है, जैसे अगर स्टीम फ्लो कर रही है और स्टीम के थ्रू लॉस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का पता लगाना है मुझे, तो डेफिनेटली एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में से किस तरीके से हीट फ्लो होगी उसका एनालिसिस हो सकता है। या कोई स्फेरिकल वेसल हो सकता है, बॉयलर शेल की जो आउटर सरफेस है जो देखते हैं अपन, हेमिस्फेरिकल शेल बनाया जाता है, तो अगर हो सकता है कि कोई स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल वेसल है जिसका शेप जो है स्फीयर के शेप का है, वहां से हीट ट्रांसफर हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वेसल शेप में से अलग अलग तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है, और उनकी गवर्निंग इक्वेशन जो है वो भी अलग अलग हो सकती है। हालांकि सारी इक्वेशंस जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? किसके ऊपर बेस्ड है? फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, क्योंकि यहां पर अपन सिर्फ कंडक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो कंडक्शन जब अलग अलग शेप और साइज के वेसल्स में से हो रहा है तो शेप के बेसिस पे उनकी जो गवर्निंग इक्वेशंस है वो भी अलग अलग होगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट मींस एक्स, वाई और जेड वाला अपना सीधा सीधा हिसाब। मतलब अगर एक बॉक्स शेप का एलिमेंट है, एक बॉक्स शेप का एलिमेंट है, ये बॉक्स है तुम्हारा, बॉक्स है तुम्हारा, बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, बॉक्स है तुम्हारा। तो इससे अगर अंदर कहीं फ्लूइड पड़ा हुआ है, हॉट फ्लूइड है अगर इनसाइड इसके, तो डेफिनेटली वो एक्स डायरेक्शन में भी हीट को प्रोपोगेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हीट मूव कर सकती है, और जेड डायरेक्शन में भी हीट मूव कर सकती है। तो हीट के फ्लो की जो डायरेक्शंस है वो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है और जेड हो सकती है। ठीक है, यही अगर ये सिलेंड्रिकल वेसल होता, ये सिलेंड्रिकल वेसल होता, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर हीट जा सकती थी, रेडियल डायरेक्शन में आउटसाइड पे जा सकती थी, एंड इस एंगुलर डायरेक्शन में, दैट मींस इसके सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में, इसकी सर्कमफरेंस के अलोंग भी हीट फ्लो कर सकती है। तो अगेन तीन डायरेक्शन है। अगर इसकी जगह कोई स्फीयरिकल पार्ट होता तो स्फीयर के केस में रेडियल डायरेक्शन में आउटसाइड जा सकती है, सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में जा सकती है ना, एंड एंगुलर डायरेक्शन में जा सकती है, सर्कमफरेंशियल हॉरिजॉन्टल और एंगुलर वर्टिकल ऐसे। ठीक है, मतलब स्फीयर अगर जनरेट करना हो ऐसा, ऊपर भी गोला, इधर से भी कर्वेचर, इधर भी कर्वेचर, और इधर से सीधे लीनियर स्ट्रेट रेडियल डायरेक्शन। तो वी हैव थ्री डायमेंशंस। और स्फीयर, बॉक्स या सिलेंडर, तीनों के केस में जो डायमेंशंस हैं उसको मेजर करने का तरीका अलग अलग है। सिंपल एक्स वाई जेड में अपन लीनियर डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सिलेंड्रिकल में आर कॉमा थीटा एंड जेड, आर थीटा एंड जेड। एंड स्फीयर के केस में आर रेडियल, थीटा एंड फाई। ठीक है, दो एंगुलर डायमेंशंस और एक रेडियस। इसको एक्सप्रेस, इसके थ्रू हम लोग स्फेरिकल डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट with the Cartesian coordinate system. So heat conduction equation general equation
of conduction in Cartesian coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते। लो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि अपने को पता है कि फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के एजम्पशन पता है कि भैया वन डायमेंशनल हीट फ्लो होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए, जो सरफेसेस जिनके बीच में आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे होने चाहिए, वो आइसोथर्म्स होने चाहिए, हीट का जो फ्लो है वो आइसोथर्मल के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, स्टेडी स्टेट में होना चाहिए, मटेरियल आइसोट्रोपिक होना चाहिए। दैट मींस डायरेक्शन के साथ में उसकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एजम्पशंस अपन यहां पर भी यूज करेंगे। इसका मतलब कंडक्टिविटी इन एक्स डायरेक्शन, कंडक्टिविटी इन वाई डायरेक्शन एंड कंडक्टिविटी इन जेड डायरेक्शन सेम होगी। मटेरियल को अगर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक अज्यूम किया तो डेफिनेटली डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन, डेंसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड डेंसिटी इन जेड डायरेक्शन सेम होगी। सो कंसीडर अ मटेरियल एलिमेंट consider a rectangular element of dimensions dx, dy, dz along x, y and z axis, ठीक है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ डायमेंशंस dx, dy and dz along x, y and z axis. Let K is conductivity of material, rho is density of material, है ना, and homogeneous and isotropic material. ठीक है, ये कुछ बेसिक एजम्पशंस भी हो गए हमारे, और हमने अज्यूम कर लिया कि कंडक्टिविटी जो है वो K है और डेंसिटी रो है। कैसे बनाओगे दोस्तों? सफेद कलर से बनाएंगे, सफेद, व्हाइट, शांति प्रिय रंग है ये। Isotropic material, that means the property of material is same throughout all the directions. आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन में देखें, मटेरियल की प्रॉपर्टी हर दिशा में आपको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। किसी बिंदु पर हर दिशा में अगर प्रॉपर्टी सेम होती है तो उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, हमको पता है क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल जो होता है वो ऐसे ऐसे लैटाइस पैरामीटर में बनाते होते हैं। वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, तो हर पार्टिकल का दूसरे वाले पार्टिकल से अरेंजमेंट जो है वो हर डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली क्या है, ऐसा सेम एज्यूम करके हम लोग सारी दिशाओं में प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेम कंसीडर करते हैं। इन एक्चुअल केस ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन सेम हो, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर सेम एट एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल। उसको अपन कहते हैं आइसोट्रोपिक। सभी जगहों पर सेम होना उसको अपन कहते हैं होमोजीनियस।
कि आप मटेरियल के अंदर तैर के कहीं भी चले जाओ, आपको सब जगह डेंसिटी की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू सेम मिलेगी। ऑल प्लेसेस पर सेम होना, होमोजीनियस। एट एनी प्लेस ऑल डायरेक्शंस में सेम होना, आइसोट्रोपिक। दैट्स व्हाई होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। समझ में आया क्या बोला मैं, है ना? तो अपन बात करते हैं, ये तीन एलिमेंट्स बनाए। अब अपने को अपना क्या लेना है, एक्स वाई और जेड एक्सिस लेना है। एक्स वाई और जेड एक्सिस लेना है। कैसे ले, पीला पीला एक्सिस, पहले बक्सा पूरा कर ले। कुत्ता भी करो ना, लाइफ में कम पड़ जाता है। इधर से हटाओ। ठीक है, बक्सा ले लिया, बक्से का नामकरण भी कर देते हैं। ये पीले पीले एक्सिस है, से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। विजिबल है? एक्स एक्सिस के अलाउंग जो इसकी लेंथ है कितनी है, वो है dx। ये जो लेंथ है वो कितनी है, dx। y एक्सिस के अलाउंग जो लेंथ है, ये जो हाइट है वो है dy। वेरी गुड। एंड z एक्सिस के अलाउंग जो लेंथ है, ये आउटसाइड में निकलते हुए dz। ठीक है, अभी तीन डायरेक्शंस है, तीन डायरेक्शंस में तीन लेंथ्स अपन ने ले ली। ठीक है, नामकरण करते हैं। ये तो ओरिजिन हमारा, इसको तो बचपन से वो बोलते आए। फ्रंट फेस को, इस फेस को अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ओ सी डी, डी के बाद इधर चले जाते हैं ई एफ जी, दे दिया नाम। तो एक पैरेललोपिपेड मिल गया तुमको। ये पैरेललोपाइड एलिमेंट जो है ए बी सी डी ई एफ जी, 8 कॉर्नर्स है इसके, है ना? अब 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में हीट फ्लो कर सकती है, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में हीट फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो अपन दैट कंसीडर करते हैं कि किसी एक फेस से, डेफिनेटली हर डायरेक्शन में 2 फेस है। ये जो फेस है ओ ई डी ए, देखा, ओ ई डी ए, देखा, ओ ई डी ए, ये क्या फेस, कौन सा फेस कहलाएगा दोस्तों इसका? किसी भी फेस को पता करना हो या किसी भी फेस का नाम स्पेसिफाई करना हो, तो ये देखो कि उस फेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल या उस फेस का नॉर्मल, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, उस फेस का नॉर्मल किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओ ए डी ई, इस फेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन के पैरेलल चलेगा। बोलो चलेगा दोस्त, है ना? तो इसका नॉर्मल ये होगा, मतलब ये एक्स डायरेक्शन कहलाएगी। सिमिलरली ओ ई डी ए, इस फेस के पैरेलल मिलेगा आपको बी सी एफ जी, इसका नॉर्मल भी एक्स डायरेक्शन में चलेगा। बोलो मानते हो? वाई डायरेक्शन भी तो होगी, ये जो फेस है वो वाई डायरेक्शन का फेस होगा। एंड सिमिलरली
जेड डायरेक्शन वाला भी फेस होगा, बोलो ये पीछे वाला जो होगा ओ ई एफ जी, आगे वाला जो होगा बी सी डी ए या ए बी सी डी, वो जेड फेसेस है। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में दो फेसेस हैं इस एलिमेंट के, और अगर इस एलिमेंट के अंदर से आप हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी फेस से हीट अंदर एंटर करेगी और उसके अपोजिट पैरेलल फेस से हीट बाहर एग्जिट करेगी। बोलो मानते हो? मटेरियल के अंदर जब हीट फ्लो कर रही है तो वो एक्स फेस से एंटर करेगी, एक्स फेस से बाहर निकलेगी, वाई फेस से एंटर करेगी, वाई फेस से बाहर निकलेगी, जेड फेस से एंटर करेगी, जेड फेस से ही बाहर निकलेगी। ठीक है, बोलो मानते हो? देखिए यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑल थ्री डायरेक्शंस में हीट का फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, जो अपन ने पहले जो प्रॉब्लम देखा था, एक बेसिक प्रॉब्लम अपन ने किया भी है फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में, उसमें हम लोगों ने अज्यूम किया था कि ओनली वन डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, बट यहां पर हम एक जनरल कंडीशन डेवलप करना चाहते हैं, जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हमने अज्यूम किया कि किसी भी डायरेक्शन से हीट अंदर आ सकती है और किसी भी डायरेक्शन से हीट बाहर जा सकती है। डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एक और सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर वाले फेज से बाहर निकलेगी और हाई टेम्परेचर वाले फेज से अंदर आएगी, बिकॉज हीट फ्लो की डायरेक्शन होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो भी लो टेम्परेचर वाला हाई टेम्परेचर वाला एक्स फेस होगा वहां से हीट अंदर एंटर करेगी, और लो टेम्परेचर वाला जो एक्स फेस होगा वहां से हीट बाहर निकलेगी। हाई टेम्परेचर वाला वाई फेस जो है वहां से हीट अंदर एंटर करेगी, और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाले वाई फेस से हीट बाहर निकलेगी। सिमिलरली फॉर जेड फेस। मानते हो? ठीक है, अब कंडीशन क्या है दोस्तों? हमको ये पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर हमारे हीट कंडक्शन इक्वेशन को डेवलप करने में यूज करेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कंडक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटर करता है, वाइब्रेट करने देता है पार्टिकल्स को, और वो पार्टिकल्स वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी दूसरे फेज तक पहुंचेगी और वहां से बाहर निकलेगी। नो, ये जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में एक बात और डिस्कस की थी कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसमिट तभी करेंगे जब उनको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल पर खुद पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इंटर करती है, उसका कुछ पोर्शन मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट स्टोरेज डेफिनेटली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है वो कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। There is a change in amount of energy in x direction, entrance पे और exit पे। There is a change in amount of energy at the entrance of y direction and the exit of y direction। बोलो मानते हो? हर डायरेक्शन से एनर्जी जब अंदर इंटर करेगी तो मटेरियल का पार्टिकल हर डायरेक्शन से आने वाली एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन अपने अंदर स्टोर करेगा, रिमेनिंग पोर्शन को आगे ट्रांसमिट करेगा। बोलो मानते हो? So energy entering into the element minus energy leaving the element is equal to energy stored in the element। बोलो मानते हो बात भी? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करके मैं अपना क्या लिखने जाऊंगा? क्या लिखने जाऊंगा? इक्वेशन। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊं दोस्तों आपको कि मैं अपनी जो इक्वेशन लिखने जाऊंगा आपके लिए, उसमें कंडक्शन इक्वेशन का भी यूज करूंगा एज वेल एज एनर्जी का भी यूज करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्स डायरेक्शन। पहले सबसे पहले एक्स डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात सभी को पता है कि हीट फ्लो अगर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो रही है, मतलब एक्स की नेगेटिव साइड पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, पॉजिटिव साइड पर टेम्परेचर कम होगा। दैट मींस टेम्परेचर विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस dx। मानते हो बात? Let heat is entering
into the element amount of heat energy entering into the element through the X phase OADE. Let QXA is heat entering into the element in X direction. पूरा लिखना चाहिए ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट इन एक्स डायरेक्शन. बता सकते हैं कोई कितना होगा? So by Fourier's law of heat conduction, बताओ. Fourier's law सभी ने पढ़ा है. बोलो ना. माइनस के माइनस के dy dz का कोई यूज नहीं आएगा. माइनस के dy dz dt अपॉन dx. ऐसा यस सर. और कुछ? तो बाकी ये तो हीट ट्रांसफर रेट निकाल रहे हैं ना, तो मतलब qx डॉट qx डॉट, हाँ हीट ट्रांसफर रेट निकाल रहे हैं. सही लिखा है? बताओ तो जरा. सही लिखा है? बताओ तो जरा. सही लिखना है सर. डिवाइड इनटू डिजिट ये हो जाएगा एरिया. चलो. नाउ the heat leaving the element पर यूनिट टाइम. ये बात ध्यान रखना, आप फ्लो रेट लिख रहे हो. आप फ्लो रेट लिख रहे हो है ना. qx
डॉट आउट, ये इन था, ये आउट, कितना होगा? जितना आ रहा है उतना तो होगा ही होगा, या उससे कम भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट अज्यूम कि कुछ बढ़ गया होगा। जैसे जैसे आपका हीट जो है वो इस फेज से इस फेज तक जा रहा है, वैसे वैसे आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो लेट द चेंज इन द हीट फ्लो रेट in x direction when we move a unit distance along the x axis की तरफ एक यूनिट डिस्टेंस से बढ़ते हैं तो हीट फ्लो रेट में जो चेंज आता है उसको अपन डेल क्यू एक्स डॉट बाय डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो मानते हैं? जब x डायरेक्शन के अलाउंग एक यूनिट डिस्टेंस से ट्रैवल करता हूं तो जो चेंज इन दी हीट फ्लो रेट मिलता है वो है डेल क्यू एक्स बाय डेल एक्स। बोलो मानते हो? यह ध्यान रखना पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं बिकॉज हीट, टेम्परेचर, these all properties are function of all three dimensions x, y as well as z. So, total amount of heat energy, total amount of change in the amount of heat energy flowing per unit time in x direction when I move through a length dx. मैं यहां से dx लेंथ ट्रैवल करके इस आउट फेज पे जब आ गया हूं तब हीट फ्लो रेट में टोटल चेंज कितना आएगा? बोलो इतना ही आएगा। एक यूनिट चलने पे इतना चेंज, तो dx यूनिट चलने पे एक यूनिट वाला मतलब इंटू dx यूनिट वाला, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, नेट चेंज इन हीट फ्लो रेट when move dx distance from entrance। ठीक है, एंट्रेंस कौन है? फेस ओ ए बी ई, ये जीरो डिस्टेंस है मेरा। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग into the element। बोलो मानते हो दोस्त? मेरे गरीब दोस्त, मानता है कि नहीं मानता है? सर एक डाउट है, बोल। तो जैसे अपन बोले कि इसको आउट तक होगा तो सर इसको तो माइनस हो सकती है ना, मतलब वेरी गुड, गुड डाउट, गुड डाउट। ठीक है, माइनस भी हो सकती है और होनी चाहिए माइनस। ठीक है, हाँ हाँ होगी होगी, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या बात की यहाँ पे? सिर्फ चेंज की बात की। चेंज की बात की तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस है, मैं माइनस के साथ भी कर सकता हूं, मैं प्लस के साथ भी कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि प्लस को संभालना थोड़ा आसान है, दैट्स व्हाई अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे? पॉजिटिव साइन ले लिया। ठीक है, अदरवाइज मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको चेंज, देयर इज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो रेट एट द एग्जिट पॉइंट, बट मैं नहीं ये बता रहा कि वो चेंज इंक्रीजिंग साइड में हो रहा है या डिक्रीजिंग साइड में हो रहा है। एक फैक्टर और अपन कंसीडर करेंगे जो अपन ने फूरियर्स लॉ के एजम्पशन में जिसको निग्लेक्ट कर दिया था कि कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, मतलब अंदर कहीं मटेरियल के अंदर कहीं आग नहीं लगी हुई है, लेकिन यहां पर उस फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे कि मटेरियल के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट हो रही है पर यूनिट टाइम, जो लास्ट में इकट्ठा करेंगे अपन।
तो यहां पर जब अपन इंटरनल हीट जनरेशन कंसीडर करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये आया था, अंदर भी हीट जनरेट हुई, तो बाहर जाने वाला हो सकता है ज्यादा हो जाए। समझ में आ रही बात? सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल कि इनलेट पर और आउटलेट पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ चेंज मिले, मे बी इंक्रीजिंग साइड पे मिल सकता है, मे बी डिक्रीजिंग साइड पे मिल सकता है, डिपेंड करता है अपनी अंडर की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो अपन ने पॉजिटिव मान के चल लिया है। अगर नेगेटिव साइड आएगा इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड द मटेरियल, या मटेरियल ने अपने पास ज्यादा स्टोर कर ली और बाहर की तरफ कम फेंकी है। मानते हो बात? Yes, sir. है ना? तो अभी सिंपली अपन ने बात की चेंज, नेट चेंज इन दी हीट फ्लो रेट एंटरिंग इनटू द एलिमेंट पर यूनिट टाइम, TIME टाइम। ठीक है, तो बताओ नेट हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? वी हैव टू इक्वेशंस। ये पीले पीले ब्रैकेट में, ये पीले पीले ब्रैकेट में, नेट heat stored in the material due to the flow of heat in x direction। जब हीट x डायरेक्शन से इंटर हो रही है और x डायरेक्शन में एग्जिट कर रही है, जब हीट x डायरेक्शन से इंटर हो रही है और x डायरेक्शन से एग्जिट कर रही है, now net heat stored in the material element per unit time due to the flow of heat in x direction। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, एंड 1 और 2 आई माइनस गई, दैट मीन्स मैं लिखना चाहता हूं हीट स्टोर्ड पर यूनिट टाइम डेल्टा क्यू एक्स डॉट ड्यू टू फ्लो इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू हीट एक्स डायरेक्शन में जितनी इंटर हो रही है पर यूनिट टाइम इनलेट के ऊपर, माइनस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लीविंग द एलिमेंट पर यूनिट टाइम फ्रॉम एक्स डायरेक्शन। बोलो मानते हो बेटा? यही लिख सकता हूं मैं ऐसा? Q out minus Q in होगा ना? Q out minus Q वैल्यू ज्यादा होगी ना? वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या बोलना चाहते हो? Q out माइनस Q in होगा। यस सर, वो अभी चेंजेस को माइनस में माना है। कौन से चेंज को माइनस में माना है? सर डेल एक्स बाय डेल क्यू बाय डेल एक्स को नेगेटिव नहीं माना है, इसके अंदर क्यू आउट ज्यादा होगा, क्यू इन कम रहेगा। Q out ज्यादा रहेगा और Q in कम रहेगा। हाँ, ऐसा बात तो तेरी सही है यार, लेकिन मैंने क्या एग्जैक्टली ये बात बोली तुम्हें कि Q in x Q out ज्यादा रहेगा? नहीं। अब सुनो, कंसेप्ट सुनो। जब आई गई की बात करते हो तो आया पॉजिटिव गया नेगेटिव, आया पॉजिटिव गया नेगेटिव। द एनर्जी इंटरिंग इनटू द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, एनर्जी लीविंग द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब फायदा क्या है इसका कि मान लो कि 100 किलो जूल एनर्जी इंटर करिए सिस्टम में, एनर्जी इंटरिंग इनटू द सिस्टम इज 100 किलो जूल,
एंड 80 किलो जूल एनर्जी जो है पर यूनिट टाइम यहां से एग्जिट करी है। डिफरेंस कितना हुआ? ट्वेंटी। कैसा आया? 100 माइनस गया 80। 100 माइनस 80 20। 20 जो ये नंबर मिला है तुमको कैसा मिला है? पॉजिटिव मिला है। यस सर। आया मतलब प्रॉफिट, गया मतलब लॉस। एनर्जी की टर्म्स में अगर बात करें तो प्रॉफिट्स आर पॉजिटिव, लॉसेस आर नेगेटिव, एंड प्रॉफिट माइनस लॉस करने के बाद जो नेट बनता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट चेंज। ठीक है, तो जैसे अब 100 आया था और 80 गया, इसका मतलब 20 अंदर स्टोर हो गया। सिस्टम की एनर्जी 20 किलो जूल पर यूनिट टाइम से इंक्रीज हो रही होगी। मानते हुए बात? दूसरा एग्जांपल ले ले। 80 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पर यूनिट टाइम इंटर कर रहा है एंड 100 किलो जूल लेफ्ट कर रहा है। आया 80, आया जो भी आया वो पॉजिटिव, गया 100 वो नेगेटिव। 80 माइनस 100 करूंगा कितना आएगा? -20। दैट नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल ओवरऑल सिस्टम का जो एनर्जी है वो 20 किलो जूल पर यूनिट टाइम से डिक्रीज हो रहा है। 20 किलो जूल पर यूनिट टाइम के रेट से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप स्टोरिंग की बात करते हो, आया गया की बात करते हो, प्रॉफिट लॉस की बात करते हो, तो आप डिफरेंस इस तरीके से लिखते हो कि जो भी मिल रहा है से पॉजिटिव है, जो भी जा रहा है से नेगेटिव है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है दैट मींस आपने उतना प्रॉफिट कमाया है, उतना आपके सिस्टम को गेन हुआ है, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो उतना आपके सिस्टम को लॉस हुआ है। समझ रहे हो बात मेरे दोस्त? मेरे को समझ में आ रहा है? तुम वो आउट माइनस इन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग वहां पर करते हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू वो ऐसे चेंज निकालते हो। बोल रहा ऐसे निकालते हो ना चेंज। ये क्यू आया माइनस क्यू गया। अगर इसके बारे में बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइनल माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनिशियल इसी के बराबर होगा। total heat energy available into inside the system before entering the heat or leaving the heat is EF. Before entering and leaving, before entering and leaving EI. आफ्टर इंटरिंग एंड लीविंग मतलब जो भी इंटरेक्शन आपको करवाना था उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा है वो EF है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मैं, E2 माइनस E1 करूंगा तो मुझे नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम मिलेगा, है ना? जैसे मेरे एग्जांपल में अगर मैंने बताया था तुमको आया 100 गया कितना 80, वो तुम बोल रहे हो बोले सर 20 का चेंज हुआ है। इसका मतलब फाइनल एनर्जी E प्लस 20 है जबकि इनिशियल एनर्जी कितनी थी? E थी। तो अल्टीमेटली चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 20। बोल सेम चीजें आ रही है? यस सर। सब एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम के बेसिस पे, सिस्टम की स्टेट के बेसिस पे आप ये पता करना चाहते हो कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तब आप देखोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या था। जब आप रनिंग कंडीशन के हिसाब से देखोगे, फ्लो कंडीशन के हिसाब से देखोगे, तो आप बोलोगे कि आया माइनस गया कितना हुआ। दोनों केसेस में आपको एक पॉजिटिव 20 नंबर मिल रहा है बिकॉज ये फाइनल माइनस इनिशियल भी आपको बोल रहा है कि पॉजिटिव है, बड़ी है मेरी एनर्जी। सेकेंड टाइम पे मेरी एनर्जी जो थी वो 20 से ज्यादा थी इनिशियल टाइम के कंपैरिजन में, और आया माइनस गया के हिसाब से भी देख रहे हैं तो आया ज्यादा था। ये बड़ी क्यों है? बड़ी क्यों है? मेरी एनर्जी में इंक्रीज क्यों आया है? क्योंकि आया ज्यादा था और गया कम है। ठीक है, तो ये E2 माइनस E1 या फाइनल माइनस इनिशियल को, फाइनल माइनस इनिशियल इज बेसिकली इक्वल टू द इन माइनस आउट।
इस हिसाब से देखना भाई। जब रनिंग कंडीशन, जब बाउंड्री फिनोमेना देखते हो तो इन माइनस आउट से आपको चेंज मिलेगा। जब आप स्टोर्ड कंडीशन के हिसाब से देखते हो, इंटरनल कंडीशंस के हिसाब से देखते हो, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट के हिसाब से, स्टेट के बेसिस पे देखोगे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके चेंज पता करेंगे। और रनिंग कंडीशन, फ्लो कंडीशन, इंटरैक्टिंग कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो इन माइनस आउट के हिसाब से आपको चेंज की वैल्यू पता चलेगी। समझ में आई दोनों बातें? है। और यही से तो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग होती है। अभी पढ़ाया था ना अपन ने, आरएसी वाली जो क्लास लगी थी 2-3 दिन की, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स तक भी नहीं जाऊंगा, अभी पढ़ाया, गरम गरम ही होना चाहिए हो तो बताओ आया क्या है तुम्हारे पास? Net amount of heat stored per unit time in a, due to flow of heat in x direction। ये इतना बड़ा नाम है इस जरासे का। पर यूनिट टाइम x डायरेक्शन में एंटर करने वाली, एग्जिट करने वाली। मैंने कौन मरे जा रहा है मेरे से बात करने के लिए, सुबह से फोन बजे जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्लास में होगा। और ऐसे लोग क्यों फोन लगाते हैं मुझे जो ये जानते ही नहीं है कि मैं कैसा आदमी हूं? पता नहीं, भगवान मालिक है। और डेफिनेटली ये जो फोन होगा ना वो भी किसी स्टूडेंट का ही होगा जो कि ये बात करना चाहता होगा कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, लेक्चर छोड़ के प्रोजेक्ट डिस्कस करेगा वो। आओ अपन तो ये डिस्कस करें भैया। क्यूएक्स इन डॉट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा तेरे को माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स। क्यूएक्स इन की बात कर रहा हूं, क्यूएक्स इन की बात कर रहा हूं, इंटू डीएक्स माइनस डेल डेल एक्स। क्यूएक्स इन क्या है बेटे? ये था माइनस के डी वाई डी जेड डेल टी बाय डेल एक्स, ये डीएक्स। बोल मानता है मेरे राजा, मेरे बेटा, मेरे मुन्ना? Now dx and dy are the dimensions of element। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये फिक्स है मेरे लिए। और वैसे भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y और z जो है वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, उनको बाहर कर सकता हूं। माइनस साइन कांस्टेंट है, उसको बाहर कर सकता हूं। फाइनली लिख सकता हूं डेल डेल x k। अब आप बोलोगे सर k भी तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि k को थोड़ी देर के लिए वेरिएबल एज्यूम कर लिया जाए, मतलब ये मान लिया जाए कि k इज डिपेंडेंट ऑन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शंस। मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है, तो k को अपन डिफरेंशियल के अंदर रखते हैं थोड़ी देर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? अरे u भी कांस्टेंट हुआ तो कभी भी उठा के बाहर फेंक देंगे, नहीं करेंगे उसको डिफरेंशियल में पार्टिसिपेट, वो यू भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर गलती से वेरिएबल हुआ तो ये कर सकता है ना? बोल हाँ, बोल ना, बोल। यस सर। है ना? तो अपन थोड़ी देर के लिए उसको मान लेते हैं कि यार ये पार्टिसिपेट करेगा। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल ड्यू टू फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। देखो है यहां डेरिवेशन खत्म। आपने x डायरेक्शन का सफिशिएंटली समझ लिया ना कि कैसे हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट इन x डायरेक्शन। जबकि हीट जो है वो x दिशा में फ्लो हो रही है, तब अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सिम्मी लगली करके सिम्मी से नहीं लिखवा सकते हो क्या कि y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कैसा होगा? बोलो ना ना।
बोलो बोलो बोलो। वो dt में x को लिखा है तो पार्शियल अलाउंस में डिवाइड आएगा। फिर से बोले यार। सर मतलब अगर अपन टाइम के रिस्पेक्टिव बोले तो dt बाय dy हो जाएगा, ये dt बाय dy और dx dy से dx से c मिलेंगे तो अभी जो है वो d बाय d का हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। Similarly, the heat is stored, अरे ed लिखते हैं, stored in the element due to heat is stored in the element per unit time। ये मत भूलना रे, आप एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बता रहे हो एनर्जी का, आप रेट के टर्म्स में बात कर रहे हो। पर यूनिट टाइम ड्यू टू फ्लो ऑफ heat in y and z directions respectively। Delta Q y dot heat is stored in the material due to flow of heat in y direction। y direction, ये x डायरेक्शन से आया था, qx in that, ये x डायरेक्शन वाले गेट से बाहर निकल गया, qx डॉट आउट। सिमिलरली y डायरेक्शन में लेट नीचे से आया, y in, और ऊपर से गया y out। बोल रहे सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? अरे हाँ तो बोल, जिंदा होने का सबूत तो दे। वेरी गुड। आउट डॉट क्यू डॉट वाई कैसे लिखे? सिंपल है, डेल डेल वाई ब्रैकेट में पटक के रखते हैं कि डेल टी बाय डेल वाई, टेम्परेचर तो मिली, प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल के अंदर हर पॉइंट पे, ये डायमेंशन है मटेरियल का, dx dy dz। मैं चाहूं तो इसको ये भी कर सकता हूं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ छोटा सा एलिमेंट, ये टिड्डी सा एलिमेंट का वॉल्यूम है हमारे। Delta Q Z, the heat is stored in the material due to flow of heat in z direction, del del z, k del t by del z, dx dy dz। So equation 4 5, अरे 2 डब्बे और ले लिए, सब डब्बे में भरते जाओ। Now the total amount of heat is stored in the material per unit time। x डायरेक्शन में फ्लो के कारण इतना स्टोर हो रहा है, y डायरेक्शन में फ्लो के कारण इतना स्टोर हो रहा है, z डायरेक्शन में फ्लो के कारण इतना स्टोर हो रहा है। तो बताओ टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल। बोलो रे। सो बाय एडिंग 3 4 एंड 5 we get the total heat stored in element per unit time delta Q dot
नीचे चरणों में कुछ नहीं लगा, मतलब टोटल है। तुम चाहो तो टोटल लिख सकते हो, TOTAL टोटल लिखने में कितना टाइम लगता है, लिख दिया। डेल्टा QX डॉट हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल ड्यू टू फ्लो इन X डायरेक्शन, डेल्टा QY डॉट हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल पर यूनिट टाइम ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट इन Y डायरेक्शन, डेल्टा QZ डॉट हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल पर यूनिट टाइम ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट इन Z डायरेक्शन। बोलो, अभी सबके अंदर सिर्फ ये डिफरेंशियल वाली टर्म अलग है, बाकी ये तो कॉमन है ना, कॉमन है ना? अरे है ना? यस सर। बोलो बोलो। तो कॉमन को करो बाहर, डेल डेल एक्स ऑफ के डेल टी वाई डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ डेल टी वाई डेल वाई के प्लस डेल डेल जेड ऑफ के डेल टी वाई डेल जेड, और ये पूरे के कॉमन मल्टीप्लीकेशन में dx डिवाइड dz। बोले मानते हो दोस्त? dx डिवाइड dz, ये कौन मेरी 5 हो गई, ये मेरी 6 हो गई, मेरी बहुत सारी, मेरी 6 हो गई। तो अब मुझे लगता है इस फिगर का काम खत्म हो गया, समझ में आ गया ना भाई, कहां से आ रही है कहां जा रही है। अब साइमल्टेनियसली मैं ये भी अज्यूम करता हूं कि कोई ना कोई हीट जनरेशन भी है, क्योंकि जनरल केसेस आप बात करते हो किसी न किसी फर्नेस की, अगर फर्नेस की डिजाइन की बात करो तो कोई ना कोई हीटिंग एलिमेंट लगाया, तो कंटिन्यूअसली अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उस फर्नेस के अंदर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इंसुलेटिंग वेसल्स की बात करें तो वहां पे इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, उसको अपन निग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन किसी ओवन की बात कर रहे हो, किसी फर्नेस की बात कर रहे हो, किसी ऐसे वेसल की बात कर रहे हो जहां पर हीटिंग प्रोवाइड की जा रही है, डेफिनेटली इन दैट केस आपका कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली इनसाइड दैट वेसल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जनरल केस की इक्वेशन अपन डिराइव कर रहे हैं, इसलिए जनरल केस कंसीडर करेंगे कि मान लो कि स्मॉल क्यू डॉट heat energy is generating inside this material per unit volume। बोल मानता है बात? लेट स्मॉल क्यू डॉट, माथे पे डॉट लगाया है ना, मतलब टाइम रेट है ये। लेट स्मॉल क्यू डॉट इज अमाउंट ऑफ हीट generated inside the material element inside the element। आपको कोड प्रॉपरली विजिबल है ना दोस्तों? पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। So the net amount of heat then net amount of heat generated per unit time, QG
जनरेशन का अपन GEN लिखते हैं, यहां पे भी नीचे GEN लिख लें तो याद रहेगा। छोटा q GEN द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ा q GEN द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल पर यूनिट टाइम। बताओ कैसे लिखूंगा भाई, बोलना। तू सोच, मैं बोलता हूं। कौन फोन लगा रहा है? कोई नंबर दिख रहा है। चलो जल्दी जल्दी बोलो, हो कि गए? क्या इंटरनल एनर्जी राजा? एक यूनिट वॉल्यूम में छोटा क्यू है तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा? क्यू जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। एक यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम अगर छोटा क्यू जनरेट हो रहा है तो टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है? टोटल वॉल्यूम कितना है? dH डिवाइड EZ। थोड़ी देर पहले बताया था, लिख सकता हूं। 6 हो गया है, 7 ले ले। समझ में आया ये? वो गिवन होगा। तेरा हीटर वीटर होगा कि नहीं? 2000 वाट का हीटर लगाया है ना? 2000 वाट का हीटर लगाया, इसका मतलब 2000 वाट का हीटर लगाया, इसका मतलब कि 2000 वाट का इंटरनल हीट जनरेशन करेगा, है ना? 2000 वाट का हीटर हीट जनरेशन करेगा। इनसाइड वॉल्यूम अगर स्पेस का है वो कितना है? मान लो V है, ठीक है? तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है? 2000 डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम। तो इंटरनल हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। कोई मानता है बात को? इसका नाम देख ही लूं मैं। अबूजर प्रॉपर्टी वाला। न जाने कौन प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी। स्क्रीन ब्लर हो गई क्या? यस सर, स्क्रीन ब्लर हो गई। बहुत अभी सही है। हाँ ठीक है। तो टोटल हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल, जो स्टोरेज था ड्यू टू फ्लो, जो स्टोरेज है ड्यू टू जनरेशन। इंटरनल जनरेशन में भी आपने अंदर कोई फ्यूल बर्न कर दिया है, में भी आपने कोई इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा के रखी है, उसके कारण हीट जनरेट हो रही है। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है। ये बाहर से टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आया गया अमाउंट नहीं है, ये अंदर ही पैदा हुआ है। मानते हो? समझ में आ रही बात क्या? हाँ सर, ये क्यूबिक वॉल्यूम होगा, क्यों जनरेशन के लिए लिखा हुआ है, बढ़ाने के लिए। फिर से बोल, फिर से। सर, पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है। हाँ, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो Q then upon dH by divided हाँ, that means total heat generated per unit time is equal to heat generated, अरे कहाँ लिख रहा हूं मैं, heat generated per unit volume per unit time is amount of heat generated per unit time divided by वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। वैसे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सामने वाला देगा कि पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, और तुमको भी निकालना तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि यार इतना वॉल्यूम है, इतनी स्पेस है,
जिसके अंदर अपन हीट का जनरेशन करवाएंगे, इतने वॉट ऑफ एनर्जी का अपन जनरेशन करवाएंगे और इतना वॉल्यूम है, तो इतने वॉट ऑफ एनर्जी का जनरेशन होगा डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम स्पेस का, तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ अभी एक चीज ये भी, हाँ ये तो हो गया। टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो फ्लो के कारण स्टोर हुई है प्लस जो जनरेशन के कारण स्टोर हुई है। बोलो मानता है ये बात? अरे फ्लो के कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई है, प्लस अंदर ही जो जनरेट हो रही है वो एनर्जी भी उसके पास स्टोर हुई है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल कितना हो जाएगा? हीट स्टोरेज, नेट हीट स्टोरेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल प्लस हीट जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल। बोलो मानते हो ये बात? यस सर। यस सर। नाउ the total कितना है? क्यू डेल्टा क्यू डॉट लिख देता हूं सिंपली, डेल्टा क्यू टोटल जो अपन ने लिखा था इक्वेशन 5 से प्लस क्यू जनरेशन। So total heat stored in the material per unit time, the total amount of heat energy of inside the element per unit time, ये है del x of k del t by del x plus del y of k del t by del y plus del z of k del t by del z dx dy dz प्लस जनरेशन वाला क्यू जनरेशन डॉट dx dy dz। तो बनता है मेरे बच्चे? नो, टोटल हीट एनर्जी चेंज ऑफ द मटेरियल वो कैसे लिख सकता हूं? इट इज बेस्ड ऑन द हीट स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। बोलो मानते हो ये बात? Total heat stored in the material per unit time also
written as can also be written as, अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी मेरी, can ये डेल्टा क्यू जो है डॉट, ये टोटल पोर्टल नहीं लगाया अपन ने, ये ओवरऑल है ड्यू टू फ्लो एज वेल एज जनरेशन दोनों। वही क्या होता है रे, एम सीपी डेल्टा टी पर यूनिट टाइम डेल्टा टाउ, लिख सकता हूं ऐसा मेरे लाजा? बोलो ना बच्चे मेरे बताओ मुझे, ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। बट टाउ इज टाइम, टाउ इज टाइम। तो एक काम करते हैं, एमसीपी डेल्टा टी लिखने की जगह एमसीपी dt बाय डी टाउ लिखते हैं, dt बाय डी टाउ, और डी नहीं लिखूंगा, एम सीपी del t by del tau लिखूंगा, because time is a function of space coordinates and sorry temperature is a function of space coordinates and time. So temperature का partial differential करना पड़ेगा with respect to time. Here temperature का partial derivative with respect to x, temperature का partial derivative with respect to y, temperature का partial derivative with respect to z. अरे बाबा इतना सारा लिखा, इतना सारा लिखा, Q डॉट M बता रहे, मास, मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना dx dy dz cp, cp नहीं लिखते रहे, c लिखते हैं, because in case of solids there is no cp no cv, c is the specific heat and c क्या है, specific heat of material. Element del T by del tau. Now ये भी आप यही बोल रहे हो कि टोटल हीट स्टोर इन द मटेरियल पर यूनिट टाइम, ये भी आप यही बोल रहे हो टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर इन द मटेरियल पर यूनिट टाइम इंक्लूडिंग ऑल फ्लो एज वेल एज जनरेशन। अगर ये दोनों चीजें सेम सेम है तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं ना, बोल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? है ना भाई, फ्लो के कारण आई और रुक गई, जनरेशन के कारण आई रुक गई, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर, जैसे जैसे मटेरियल हीट स्टोर करता जाता है वैसे वैसे उसका तापमान बढ़ता जाता है, उस मटेरियल के यूनिट मास के यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में स्टोर करता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो मैं स्पेसिफिक हीट के बेसिस पे भी ये पता लगा सकता हूं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना स्टोर किया है। लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये दोनों किसी एक क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलो मानते हो ना? तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे ना तो क्या होगा? देख मैं डायरेक्ट इक्वेट करता हूं राजा, है वो लिख लिया, ये क्यू डेल क्यू हटाया, ये यहां से ये खत्म, ये डेल्टा क्यू बराबर दिस एंड दिस आल्सो बराबर दिस, dx dy dz dz dy dz dx dy dz, और dx dy dz जीरो नहीं है, निग्लिजिबल है, छोटे से है लेकिन बहुत बड़े हैं। सर नाइन्थ इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, हाँ del t by del tau में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, मुझे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मेरे को रेट फाइंड आउट करना है, समझ रहे? तो dx dy dz कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे लाल। सो बचेगा क्या? बचेगा ये देखना है जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन, डेल डेल एक्स
k del t by del x plus del y del t by del y k। क्या यार, फाइनल इक्वेशन तो अच्छे से लिख लो। k del t by del y plus del z k del t by del z। ये k को अभी अपन ने वेरिएबल मान के ही अंदर रखा हुआ है। शुरू में समझाया भी था। q जनरेशन प्लस रोसी, हट रोसी प्लस थोड़ी आएगा, इक्वेट कर रहे हैं ना, इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल टू रो सी डेल टी बाय डेल टाउ। कितनी इक्वेशन हो गई? 10। बस इक्वेशन नंबर 10 इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बोल del x of k del t by del x plus del y of k del t by del y plus del z of k del t by del z equal plus q generation dot into q generation dot generation माथे पे बिंदी लगाओ with respect to time है, q generation dot rho c del t by del tau। बोल आया? यस सर। ठीक है, भगवान न करे कि अगर ऑफलाइन एग्जाम हो जाए तो ये आएगा, ठीक है, और ऑनलाइन आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चल ही रहा है, अभी सीख गए हो कैसे पास होते हैं। हाँ, बाकी जिसको करना है वैसे कर सकता है। किस है? हाँ, टफ नहीं था लेकिन लेंदी है ना, बड़ा है मतलब इसलिए ज्यादा नंबर का आता है, टफ होने के कारण ज्यादा नंबर का नहीं आता, और 2-2.5 पेज भर जाते हैं इसके कारण ज्यादा नंबर का आता है। एंड स्ट्रीम एंड नाउ